अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ में रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रही हाफिज़ नजमुस्सा की उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीनो हज़रात, बहुत अहम और कीमती महीना भी चल रहा है, बहुत अहम दिन चल रहे हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त UNGA के 78वें इजलास के मौके पर 192 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत वहाँ पर मौजूद हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और वहीं पर निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान मारूफ अल काकड़ भी मौजूद हैं। सो कुछ प्रोग्राम के आगाज़ में उनकी एक्टिविटीज़ पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं आज की प्रोग्राम के हाइलाइट्स। तो सबसे पहले जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, यही हम डिस्कस करेंगे UNGA के हवाले से, जो हमारा पहला सेगमेंट होता है जब तक वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद है। और उसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन करें साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब, जिनसे हम लोग डिस्कस करेंगे वज़ीर आज़म का ये दौरा कितना अहम है, वहाँ पर मुलाकातें जो चल रही हैं, और उन मुलाकातों के हवाले से हम डिटेल से आपको मजीद आगे बढ़कर भी अपडेट देंगे। बिल्कुल, और आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी अगर बात की जाए तो आज का दिन एक और लिहाज से भी अहमियत का हामिल है, और मेडिकल साइंस की अगर उसमें देखा जाए तो आज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है। अल्जाइमर्स की डिजीज़ क्या है, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर डॉक्टर असद तमीज़ुद्दीन निज़ामी साहब, और इनसे डिटेल्स लेंगे कि किस एज में होते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं और किस तरीके से इसको अवॉइड या रिड्यूस किया जा सकता है। डेफिनेटली, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के टैलेंट को जहाँ पर हम मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से आपसे मिलवाते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं, वैसे ही एक और नन्ना मुन्ना तो नहीं कहेंगे, मतलब इमर्जिंग टैलेंट जो है वो आपके सामने आएगा। और एज वी नो कि टिकटॉक इज़ डूइंग सो मच इन द वर्ल्ड, सो टिकटॉक की दुनिया से एक सितारे हमारे साथ मौजूद होंगे, ताहा उस्मान, ये आप लोग देख रहे हैं, और इनसे पूछेंगे कि टिकटॉक की दुनिया में ऐसा क्या है जो हर कोई टिकटॉक की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके साथ साथ हमारे दो नए टॉपिक्स जो इंट्रोड्यूस हुए या दो नए सेगमेंट्स जो हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं फर्स्ट रबीउल अव्वल से, उनका भी आगाज़ हो चुका है, और वो भी बाकायदा तरीके से आप उसमें सीख रहे हैं, कैलीग्राफी सीख रहे हैं। कैलीग्राफी किस तरीके से होती है, हर दिन आपको एक नया नाम जो है वो सीखने को मिलता है। अस्माउल हुस्ना से रिलेटेड ये कैलीग्राफी हमारी होती है, और कैलीग्राफर वासिल शाहिद हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि हमें पूरी डिटेल में बताते हैं कि वर्ड किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी डिटेल क्या है, और बाकी उसका सारा प्रोसेस जो है वो सारा हमें बताते हैं। डेफिनेटली, और जब हम जिक्र करते हैं मदीना की खूबसूरत रियासत का, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना उसमें हमेशा हमारे सामने रखे जाते हैं, और उन्हीं से मदीना की रियासत बनी थी। तो मदनी रियासत का क़याम और फिर उसके साथ साथ मदीना में गुजारे हुए अय्याम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस पर आज हम लोग हमारे रबीउल अव्वल के खुसूसी सेगमेंट का मौजू होगा, जिस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ अल्लामा शफात रसूल मौजूद होंगे, और फिर आखिर में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए उसैद आलम नाथवा हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहला टॉपिक जो कि बहुत अहम टॉपिक है, UNGA 78 सेशन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है वहाँ पर, और वज़ीर आज़म ने कल साइडलाइन पर बहुत सारी मुलाकातें की हैं, और उन्हीं मुलाकात में सबसे पहले जो पाकिस्तान वेट कर रहा था, पाकिस्तान बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि हम लोग आगे बढ़ें, टेक्नोलॉजी में बढ़ें, IT इतनी दुनिया में तरक्की कर रही है, और IT का बहुत बड़ा नाम बिल गेट्स, सो बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन जो है उसके शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से निगरान वज़ीर आज़म इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात हुई है। उन्होंने पोलियो वायरस से मुतल्लिक भी बात की, और उस पर कहा कि पोलियो वायरस की मुंतकली को रोकना मुमकिन होगा। और आप सभी को ये याद रहे कि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं, उन्हीं में से बिल गेट्स एक ऐसे हैं जिनका फोकस है पोलियो के ऊपर। सो शरीक चेयरमैन बिल गेट्स से अक़वाम मुत्तहिदा की साइड लाइन पर यह मुलाकात हुई, जहाँ पर सिनफी मसावात, पोलियो के खात्मे, ग़ज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत और नेशनल पोलियो टास्क फोर्स मुल्क भर में काम कर रही है, और आप लोगों से भी जिस तरीके से हम लोग मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए बात करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की जिक्र करते हैं, सो डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग पोलियो वायरस के ऊपर अब काबू पा लें। और पाकिस्तान में बहुत हद तक इस पर काम किया गया है, लेकिन आवाम की सपोर्ट चाहिए, और यही वज़ीर आज़म और बिल गेट्स का भी मिला जुला। और इसके साथ साथ आपको पता है दूसरी एक और अहम मुलाकात भी हुई है, जो कि आजकल हमारे पाकिस्तान के फाइनेंशियल चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही है कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जियो की जो है वो मुलाकात हुई है न्यूयॉर्क में, और इस मुलाकात में मुआशी ताउन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर तबादला ख्याल भी किया गया है। मेरे ख्याल से आज के दिन के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और इसके ऊपर डिस्कशन करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली, और थर्ड बहुत अहम मुलाकात हुई है, उज़्बेकिस्तान ने तजारत, सिक्योरिटी और दिफा के शोबों में ताउन और रवाबित पर गौर किया है, और फ़रोग़ समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। आप लोग इस वक्त मुलाकात देख रहे हैं, इत्तफाक राय हुआ है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ के दरमियान, और न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकात में यह तय पाया है कि उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया है।
आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, सो उनकी तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से मैंने बताया कि साबिक सेक्रेटरी खारजा जनाब एजाज अहमद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। सर, बहुत अहम दौरा, यकीनी तौर पर मैं चाहूँगा कि आपने भी इस किस्म के दौरे खुद गए हैं, फेस किए हैं। सो मुख्तलिफ वज़राए आज़म की परफॉर्मेंसेज बहुत बेहतर रही पाकिस्तान को आगे लेकर जाने में, लेकिन ये पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पर अपने वो तमाम तर जो है वो मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और जुमे के रोज़ खिताब भी करने जा रहे हैं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सर इस दौरे से रिलेटेड? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास एक मुनफरिद हैसियत रखता है, क्योंकि पूरी दुनिया से कायदीन आते हैं और 10-15 मिनट के अपने खिताब में अपनी पाकिस्तान की, जिस तरह हमारे कायदे आज़म हमारे वज़ीर आज़म करेंगे, वो अपनी पॉलिसी बयान कर देते हैं और इस पॉलिसी को फिर पूरा साल लेकर दुनिया जायज़ा लेती है कि इस मुल्क का ये मौक़िफ़ है इस पर्टिकुलर इशू पे, और इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान उसमें अपना मौक़िफ़ ज़रूर लेकर जाए, क्योंकि दुनिया के बाकी ममालिक भी अपने मौक़िफ़ उसमें देंगे और यही इसका सबसे बड़ा गेन है। यकीनन हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म, वो तमाम मामलात पर जिनके ऊपर पाकिस्तान के अवाम उनसे तवक्को करते हैं उन पे बात करेंगे। हिंदुस्तान का जो टेररिज्म है उस पे होगा, कश्मीर पे होगा, क्लाइमेट चेंज पे होगा, उसकी तो एक सेपरेट समिट भी है। इसके अलावा जो साइड लाइन और हाशिए पे जो मीटिंग्स हैं ये भी यकीनन बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप बराह रास्त वैसे जब आप दौरा करते हैं या कोई और सरबराह मुमलकत आपके यहाँ आता है तो काफ़ी वक्त भी लगता है, तवानाई भी सर्फ होती है, जबकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप वज़ीर आज़म भी और वज़ीर ख़ारजा दोनों कई किस्म की मीटिंग्स में मशगूल रहते हैं, तो एक बड़ा अच्छा मौका होता है जिस पे ये सारी, तो मुझे खुशी है कि हमारे वज़ीर आज़म जो है उन्होंने ये रवायत रखी है। कम अज़ कम ये वाला दौरा, अगरचे मैं अब ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान जिस तरह के मुश्किल इक़्तिसादी हालात से गुजर रहा है, इस दौरे के अलावा बाकी जो दौरे हैं वो अब हमें कम कर देने चाहिए, लेकिन ये दौरा बहरहाल इसकी अपनी एक अहमियत है। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि कल जिस तरीके से वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिल गेट्स के साथ भी मुलाकात की और MD IMF के साथ भी मुलाकात की है, ये बताइएगा कि ये दोनों मुलाकातें मुआशी इस्तेहकाम लाने में कितनी माउन साबित होंगी? देखिए, IMF के साथ तो इस वक्त हमारा सिलसिला चल रहा है और क्रिस्टीना जॉर्जीवा ज़्यादातर मैंने देखा है मुस्बत अंदाज में बात करती हैं। ये पहले आपको पता है वर्ल्ड बैंक की CEO थी, मुझे मौका मिला है 2-3 बार इनसे मिलने का, तो ये अच्छी लेवल हेडेड खातून हैं और मेरे ख्याल में ये मीटिंग ज़रूरी थी उनको ये बात बताना कि हम उस प्रोग्राम पे चल रहे हैं। वो एक अलहदा बात है कि पाकिस्तान में भी एक डिबेट है कि कब तक हम IMF की कंडीशनैलिटीज़ लेंगे, तो वो एक हमारा अपना होमवर्क है, उसका ताल्लुक IMF के MD से नहीं है, लेकिन उसको एश्योर करना ज़रूरी था कि हम वो काम कर रहे हैं जिनकी आप हमसे तवक्को कर रहे हैं। दूसरी जो पोलियो के सिलसिले में है, ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान अभी तक उन बहुत ही महदूद मुल्कों में से है जिनमें पोलियो मौजूद है। इस साल तो सिर्फ अभी तक एक ही मेरा ख्याल है दरियाफ्त हुआ है, लेकिन पिछले साल काफ़ी था और 2020 में तो बहुत ज़्यादा केसेस थे, तो ये भी ज़रूरी है। और उसमें सिर्फ वजह ये नहीं है कि वैक्सीन की कमी है, एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ये ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जब हुई तो वहाँ पे एक ख्याल फैल गया कि पोलियो वैक्सीन की कैंपेन के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर ये बाहर की मुल्कों की फौजें आई या इस तरह का कोई गलत इंप्रेशन सा पड़ गया, तो उसकी वजह से आप देखें कि वहाँ पे हमारे लिए बड़े मसाइल हैं। तो मुझे यकीन है कि बिल गेट्स साहब जो मुहिम है उसके अंदर बहुत ही अरसे से बड़े सरगर्म हैं और इन्होंने हमारे पुराने वज़राए आज़म के साथ भी बड़ी रेगुलरली तबातर से मीटिंग्स की हैं, तो इसका एक ही वो मकसद होता है उस मीटिंग में और ज़्यादा नहीं होता। वैसे मैं समझता हूँ कि उसका दायरा फैलाना चाहिए। बिल गेट्स जैसे जो लोग हैं उनसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत ही IT के हवाले से स्कोप ज़्यादा है, हमारे यंगस्टर्स बड़े अच्छे हैं, वो सिलिकॉन वैली से कनेक्टेड हैं, आप उस तरफ भी उतने ही तवज्जो दें, क्योंकि ये भी एक तरीका है पोलियो के खिलाफ जो सेंटिमेंट हमारे एक इलाके में है उसको ख़त्म करने का। जी
सर व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें एक्सपोर्ट्स की भी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं, मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात, और वहीं पर जिस तरीके से बिल गेट्स, इसी तरीके से बहुत सारे फिलंथ्रोपिस्ट या बिजनेसमैन वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म ने कल एक और जो गुफ्तगू की है, मैं चाहूँगा इस पर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपना शेयर करेंगे कि तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को कर्ज़ों से निजात जो है और कर्ज़ों के जो मसाइल हैं उनसे निजात दिलाने की ज़रूरत है, और तरक्की पजीर ममालिक की मदद तरक्की याफ्ता ममालिक ही कर सकते हैं। देखिए, काश के ऐसा हो जाए कि कर्जों से भी निजात हो जाए और तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करने लगे। मैं दूसरे मामले में तो बिल्कुल ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। आप देखें, क्लाइमेट जस्टिस की बात हुई, वज़ीर आज़म साहब उस समिट में भी बैठे, लेकिन कब से पेरिस अकॉर्ड हुआ है? 2015 से, और कोई हमें तो मूवमेंट नजर नहीं आई कि ये जो एनुअल $100 बिलियन का प्लेज करना था, दिया जाना था, वो भी वहीं का वहीं है। और फिर बात हुई कि जी हम लॉस एंड डैमेज को कंपनसेट करेंगे, यानी जो आपका ऑलरेडी क्लाइमेट ने डैमेज कर दिया है, इस पे ये आते नहीं थे। ये कहते थे कि आप जो आने वाला है उसकी प्रिवेंशन की हमसे बात करें। तो ये सारी मुझे बहुत ज्यादा उस तरफ उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कर्जों से निजात की खातिर हमें यहाँ पे दाखिली महाज पे कहीं ज्यादा काम करना होगा खारजा महाज से, क्योंकि आप ही यहाँ पे अपनी कौम के अंदर वो इस्तेदाद पैदा कर सकते हैं कि जिससे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और कर्जे भी वापस करें और मजीद कर्जे ना लें। मजबूरी जो हमारी इस वक्त है, इस वक्त तो हमारे कर्जे की किस्त जो है वो ही हमारे सबसे बड़ा खर्चा बन के आ गया है। तो ये मेरे ख्याल में सस्टेनेबल नहीं है। यकीनन हमें तरक्की पजीर मुल्कों की आवाज में आवाज मिलानी चाहिए कि तरक्की याफ्ता मुल्क जो हमसे वसाइल हमें देने की बजाय हमसे यहाँ से लेके जा रहे हैं। एक साउथ सेंटर ने स्टडी तैयार की थी जिसमें ये पता चला कि तरक्की पजीर मुल्कों में तरक्की याफ्ता मुल्कों से सरमाया आता नहीं है, बल्कि यहाँ से जाता है, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अपना प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो हमें मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों के लिए उनकी मदद की बजाय अपनी मदद आप पे हमें ज्यादा करना चाहिए, और लेकिन उनको भी बताते रहना चाहिए कि आप इंसाफ भी नहीं कर रहे, बल्कि आप अपना जो माजी में इस्तेसाल किया है उसको कंपनसेट करते हैं। ओके। सर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात की और उन्होंने ये भी बोला है कि कार्बन का अखराज करने वाले ममालिक में तो पाकिस्तान का शुमार नहीं होता, लेकिन माहौलियाती तब्दीली के असरात फेस करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होता है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान आगे किस तरीके से कोशिशें कर सकता है, या ये दौरा कितना मुस्बत साबित होगा कि आगे का लाएमल तैयार किया जाए माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए? ये बहुत ही ज़रूरी मौजू है। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान ने क्लाइमेट को पोल्यूट करने के लिए तो कोई इतना ज़्यादा हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके असरात जो मनफी असरात हैं वो हम पे बहुत ज़्यादा हैं। और आए दिन आपने देखा, कभी सैलाब आते हैं, कभी फ्लैश फ्लड्स आते हैं, कभी कुछ होता है, और इस वजह से पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में ये एग्जिस्टेंशियल इशू बन गया है, ये ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है क्लाइमेट चेंज। और इस पे जितनी भी आवाज हम उठाएं बहुत ही अच्छा है। इसके दो पहलू हैं जी। एक तो ये कि फंडिंग आती है या नहीं आती, मुझे उस पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है, कुछ प्रोग्राम्स बने हुए हैं, उन प्रोग्राम में आप फाइनेंस कर दें, शामिल हो जाएं तो शायद आपको कुछ फंडिंग आ जाए। दूसरा है टेक्नोलॉजी, क्योंकि आपको मिटिगेट करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, और उसके लिए इनके पास ज्यादा वो हैं, मौके हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज के। एक उम्मीद की किरण जो एक निकलती है वो ये हमारा जो अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है। मैं आजकल इसी पे रिसर्च कर रहा था कि तो मुझे ये मेरा ये तासुर उभरा कि ये एक अच्छा कदम शायद हो पाकिस्तान के लिए खुद कफील होने में। सऊदी अरब और यूएई के साथ भी हमें रवाबत इसलिए भी ज्यादा करने चाहिए कि वो भी अब जो फॉसिल फ्यूल बनाते थे वो अब ग्रीन टेक्नोलॉजीज के चैंपियन बन रहे हैं। तो वहां से भी हमें कुछ यानी उनके साथ यानी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है कि हमारे ये मसाइल जो हैं इसके हल हो। यकीनन इस पे आवाज उठाते रहना चाहिए, और विद इन द कंट्री बहुत काम करने की मैं आपको बताऊं, हमारे थिंक टैंक्स जो हैं इस वक्त इसके ऊपर बहुत इवेंट्स कर रहे हैं, और लेकिन हमारी गवर्नमेंट और थिंक टैंक्स को आपस में मिलकर करना होगा, क्योंकि हमारा जो मैंने जो देखा है वो ये है कि इसके ऊपर पूरी कौम को यकजा होकर काम करना होगा। एग्री। अच्छा एजाज साहब, ये बताइएगा
कि एंटोनियो गुतरेस ने अपनी स्पीच में मेंशन किया है, आलमी मालियाती निज़ाम को उन्होंने बोसीदा करार दिया है। सो मैं जानना चाहूँगा कि आपके नज़दीक या थिंक टैंक्स जो इस वक्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनली, उनके नज़दीक क्या बेहतर जो है वो निज़ाम हो सकता है अगर ये वाला निज़ाम बोसीदा? और दूसरी चीज़ सर, SDGs गोल में 17 पॉइंट्स में आप पाकिस्तान को कहाँ पर खड़ा हुआ देख रहे हैं? हमारी अचीवमेंट कहाँ तक हुई है? देखिए, ये जो आलमी मालियाती निज़ाम है, ये जो जंग अजीम दोम हुई थी उसकी पैदावार है। और उसके बाद मगरब की दुनिया जो है, खुसूसन अमेरिका, वो एक असल ताकत के तौर पर उभरा था, बड़ी ताकत के तौर पर उभरा था। उसके बाद ये निज़ाम बाकी सारी दुनिया को जकड़ने के मुतरादिफ है, क्योंकि उनमें से सिर्फ वो मुल्क निकल सके हैं जिन्होंने खुद अपने पाँव पे खड़े हुए। मैं आपको मिसाल दूं कि मलेशिया और सिंगापुर, ईस्ट एशिया वगैरह ने बड़ी मेहनत की, लेकिन 1997 में जब वही मालियाती निज़ाम ने एक क्राइसिस पैदा किया तो उन सब का कई दहाइयों की सेविंग्स एकदम सिफर हो गई, उनको दोबारा से स्क्रैच से करना पड़ा। मेरा ख्याल में एक ज्यादा मुनसिफाना मालियाती निज़ाम दुनिया को दरकार है, और इस हवाले से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर सकती है, क्योंकि चीन जो है इस तरफ चल रहा है। अभी उन्होंने मिसाल के तौर पर चीन की सोच ये है कि आप हर वक्त कर्जे लेने और देने की बात ना करें, कर्जे से तो मकरूज हो जाता है, बल्कि आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करें और उससे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। अब उल्टा चीन पे ही इल्जाम लगा दिया कि आप डेट ट्रैप कर रहे हैं, आप दुनिया को डेट में। हालांकि अगर आप BRI का मतमा नजर देखें तो 155 मुल्कों में BRI ने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, पाकिस्तान में भी कर रखी है। लेकिन पाकिस्तान में भी जिस तरह है, तजर्बा यही है कि जब हम खुद ना उसको सही तरह करें, मिसाल के तौर पर आपने जोन्स बनाने थे, जब हम खुद ना करें काम तो हम इल्जाम उस स्कीम को नहीं दे सकते जिस स्कीम के। मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा मुतबादल है कि आप सरमायाकारी की तरफ जाएं, आप इंडस्ट्री की तरफ जाएं, सनत साजी। मैं आपको बताऊं, सनत जो है, अब तो अमेरिका ने भी अपना मतमा नजर बदल दिया, और आपने देखा होगा कि उन्होंने कई तकरीरें की हैं कि अब हम मैन्युफैक्चरिंग, चूंकि हम चीन पे डिपेंडेंट हो गए हैं और हमारा उनसे मुसाफका है, तो अब हम सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका के अंदर करेंगे। तो उन्होंने एक्ट पास किए हैं, कभी साउथ कोरिया से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, कभी ताइवान से करवा रहे हैं, क्योंकि यही अब रास्ता है कि मुल्क में जॉब्स क्रिएट हों, लोगों में खुशहाली आए और हम आगे बढ़े। ये मालियाती निज़ाम से मैं कोई बहुत ज्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। ठीक है, इस वक्त हम उसके जकड़ में आए हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि कोई एक दिन आएगा कि जब हम खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकेंगे। आपने दूसरा मौजू कहा जी, SDGs। जी, SDG, देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बड़ी अहमियत है, और मेरे ख्याल में जो मेरी स्टडी है इसके ऊपर, पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, और वो सस्टेनेबिलिटी हमारी नज़र नहीं आ रही है डेवलपमेंट की, और इसकी वजह से पाकिस्तान को अभी बहुत काम करना है। अच्छा, हम शॉर्टकट्स कई बार ढूंढते हैं, ये कई बार हम समझते हैं कि अगर हम डोल आउट्स करेंगे, लोगों को पैसे दे देंगे, मुफ्त खाना खिला देंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। मैंने एक पर्चा किया था जी चीन के ऊपर कि चीन की लोकल गवर्नेंस क्या है, और ये 800 मिलियन लोग जो उन्होंने पॉवर्टी से उठाए हैं, ये कैसे उठाए हैं। तो उस पर्चे के नतीजे में जो मैंने तहकीक की और बड़े मैंने इंटरव्यूज किए, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उन्होंने ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर लोगों को एम्पावर किया। यानी वो देखा कि अगर इस गांव में क्या चीज पैदा होती है, उसकी पैदावार कैसे बढ़ाई जाए, ये गांव जो है यहाँ पे मिनरल्स बेहतर हो सकती हैं तो उसको बेहतर किया जाए। लोगों को एम्पावर किया। वो जिसे कहते हैं ना कि मुझे मछली मत दो, मुझे वो कांटा दो जो मैं मछली पकड़ सके, बल्कि वो कहते हैं कि मुझे वो मशीन दो जो वो कांटा बना सके, जो मछली पकड़ सके। तो दुनिया उस तरफ अगर हम जाएंगे, अपने मुल्क को लेके जाएंगे, तो यहाँ तो इतना पोटेंशियल है। देखिए, जरखेज जमीन है, बहता पानी है, माइटी माउंटेन्स हैं, मिनरल्स हैं, हमारी कोस्ट लाइन है, हमारी लोग बड़े मेहनती हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने अपना सिक्का जमाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अगर हम खुद कफील होने के लिए, अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, अपने ही वसाइल पे इन्हिसार की पॉलिसी अगर हम इख्तियार कर लें, तो ये SDGs हम बड़े आराम से मीट कर सकते हैं। हमें बाहर से बिल्कुल कोई मदद की जरूरत नहीं होगी।
बिल्कुल जी सर, अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ाएव से भी, और इस चीज़ पर इस्तेफ़ादा किया गया है कि तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। ये बताइएगा कि आगे जितनी भी मुलाकातें होंगी वो तिजारती और सफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाने में कितनी मददगार साबित होंगी? बहुत ज़्यादा। देखिए, अब पूरी दुनिया इस वक्त चल रही है कनेक्टिविटी की तरफ, एक राब्ता बनाने की तरफ। आप ये देखें कि अभी G20 जब इंडिया में हुई तो उन्होंने बात की एक नए रूट की। तुर्की ने कहा कि नहीं, हमारा अपना एक रूट है, उसको करें। सारी दुनिया इस वक्त नए रूट्स तलाश कर रही है, नई मंडियां तलाश कर रही है। पाकिस्तान तो खुशकिस्मती से वो मुल्क है जो साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर सकता है। तो ये जो सेंट्रल एशिया है वो एनर्जी रिच है। अगर आप बदकिस्मती से अफगानिस्तान स्टेबलाइज नहीं हुआ, अगर अफगानिस्तान स्टेबलाइज हो जाए तो उज़्बेकिस्तान भी बहुत कीन है पाकिस्तान के साथ तावन करने में, क्योंकि वो लैंडलॉक्ड है और पाकिस्तान की बंदरगाहें इस्तेमाल करना चाहता है। इसी तरह तुर्कमेनिस्तान के पास बहुत गैस है, वो चाहते हैं कि यहाँ पे अपनी गैस बेचें, और आपको याद है वो टापी का प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने बड़ा काम भी किया है। हम इसी तरीके से हाइडल एनर्जी बहुत है किर्गिज़स्तान के पास और ताजिकिस्तान के पास, और कासाबान 1000 की है। अगर हम मेहनत करें थोड़ी, अफगानिस्तान के साथ भी बात करें कि भाई आप ये सिक्योरिटी और टेररिज्म के चुंगल से निकलें और स्टेबलाइज करें और इक्तिसाद की तरफ आएं, तो फिर ये सारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के साथ ये हमारे मुल्क को भी, बल्कि मैं कहता हूँ कि शायद हिंदुस्तान को भी इसका बड़ा फायदा हो, क्योंकि नॉर्थ साउथ कनेक्टिविटी तो हमारी है ही। अगर इसमें ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी शामिल हो जाए तो बड़ा बोनेंजा पैदा हो सकता है, और पाकिस्तान इसके दरमियान यानी पिवट होगा। और खुसूसन हमारा जो गवादर पोर्ट है, मैं समझता हूँ इट्स ए ज्यूल। एक ये इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि स्टेट ऑफ हरमुज में ये फंसा हुआ नहीं है, ये बाहर अरेबियन सी और इंडियन ओशन के ऊपर खुली पोर्ट है, बड़ी खूबसूरत पोर्ट है। मैंने खुद बड़ा जायजा लिया इसका जाके, और मैंने देखा कि ये इसका एक हैमर हेड बना हुआ है, जिसकी वजह से ना या तूफान आ सकते हैं, ईस्ट बे है, वेस्ट बे है, बड़ा जबरदस्त कारोबार हो सकता है। तो हमें अगर हम वहां पे जोन बना हुआ है लेकिन उसमें बदकिस्मती से सरमायाकारी नहीं की है। एजाज साहब, वन लास्ट पॉइंट, पीएम ने कोविड के ऊपर बात की और उन्होंने एक बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया। हम तो यहाँ पर बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन में दुनिया तरक्की पजीर ममालिक के साथ चले, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि ड्यूरिंग कोविड गैर मुनसिफाना रवैया देखने में आया है तरक्की पजीर ममालिक के साथ। पूरी दुनिया में ही बहुत गैर मुनसिफाना रवैया देखने में आया है ड्यूरिंग कोविड। वैक्सीन बन गई, फिर मिली नहीं, और फिर उसके बाद हेल्थ सिस्टम। सो एक बेसिक नीड होती है हमारी एजुकेशन, हेल्थ, और हेल्थ में अगर दुनिया आपके साथ नहीं चल रही तरक्की पजीर ममालिक के साथ, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारे साथ जो है वो दुनिया इकोनॉमिक कंडीशन में चलेगी? देखिए, वहाँ पे पूरा निज़ाम सरमायाकारी का निज़ाम है, सरमायादारी का निज़ाम है, वो है कैपिटलिज्म। वहाँ पे फार्मास्यूटिकल जॉइंट्स हैं, वो पैसा बनाना चाहते हैं, और उन्होंने कोविड में पैसा बनाया। हमें चीन से कुछ कंसंट्रेट मिले और जिनको हमने डाइल्यूट करके वैक्सीन यहाँ पे लोकल बनाई, कुछ हमें फाइजर ने भी वैक्सीन दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका कहीं बेहतर हाल ये होता कि हम जो टेक्नोलॉजी चीन से और जो इनसे हम थोड़ी बहुत मिली, हम अपने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, NIH है, लेबोरेटरीज हैं, उनके अंदर प्राइवेट सेक्टर को जिंजर अप करके हर चीज हम गवर्नमेंट पे छोड़ देते हैं। ये भी बड़ी ज्यादती है। प्राइवेट सेक्टर को जिंजर अप करें तो हम खुद वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ईरान कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है अपनी तमाम तल सैंक्शंस के बावजूद, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इस वजह से ये दोनों काम साथ साथ करने चाहिए। खाली हम तरक्की याफ्ता ममालिक को पे इल्जाम नहीं रख सकते। यस, वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन इससे सबक तो यही सीखेंगे कि अपने पांव पे खड़ा होना सीखें और हम खुद प्राइवेट सेक्टर को जिंजर अप करें। वो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाके तंग करते रहते हैं। मैंने कई बार अपने यहाँ पे जो मैं लेक्चर्स देता हूँ तमाम हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, तो मैं अपने गवर्नमेंट फंक्शनरीज को कहता हूँ कि अपना इंडस्ट्री की तरफ अपना रवैया बदलें। हमें वहाँ में जॉब्स चाहिए, हमें मुल्क में प्रोडक्ट्स चाहिए। हमें इंपोर्ट नहीं कर सकते, ना हमें इंपोर्ट करने चाहिए। आप हमें हमारा मुल्क खुद प्रोड्यूस करके हमें दे। तो यस, आपकी बात सही है कि तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ गिला अपनी जगह, और वो G77 और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ मिलकर आवाज भी उठाएं, लेकिन इसका जो सबक हमने सीखना है वो ये है कि खुद अपने पांव पर खड़ा हो।
खुद काम करना है। बहुत अच्छी तजवीज़ है। थैंक यू सो मच एजाज चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। और फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी एजाज चौधरी साहब वज़ीर आज़म के दौरे के ऊपर बात कर रहे थे। मज़ीद अपडेट्स आपको PTV देता रहेगा। एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आएंगे और अपने सुबह पाकिस्तान के मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाएँ, हमारे साथ रहें। आज वर्ल्ड अल्जाइमर डे है और उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ रहें। हम सब जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान है। सो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें अपना हक़ अदा करें। और वो किस तरह कर सकते हैं? आप बचत अपनाएं, आप कफ़ायत शायरी को अपनाएं और तवानाई जो है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे बिजली हो, पानी हो, इसका कम से कम ज़िया करें और कम से कम इस्तेमाल करें। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और आज 21 सितंबर जो है वो वर्ल्ड अल्जाइमर डे के हिसाब से भी मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि अल्जाइमर का जो मर्ज़ है उस हवाले से आगाही फैलाई जाए और लोगों को ये बताया जाए कि इस मर्ज़ से किस तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है, इसको किस तरीके से कम किया जा सकता है। जी, इसमें डिमेंशिया जैसे यानी कि भूलने की बीमारी जो है वो बढ़ जाती है और अंदाज़ा है कि 2030 तक इनकी तादाद 78 मिलियन 78 मिलियन, जबकि 2050 में ये तादाद 139 मिलियन से तजावुज़ कर सकती है। अब इस बीमारी की पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और क्या काम हो रहा है, इसी के ऊपर बात करेंगे। हेल्थ सेक्टर से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर असद तमीज़ुद्दीन निज़ामी साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। अस्सलाम जी, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। प्रोफेसर साहब ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या कंडीशन है अल्जाइमर की? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि PTV ऑर्गेनाइज के वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे सेलिब्रेट कर लें, 21 सितंबर को। थैंक यू सो मच। अल्जाइमर्स के बारे में लोगों ने सुना हुआ है, शायद ये ना बताओ है क्या। डिमेंशिया आपने बताया है क्या, सुना हुआ है, पता ना हो। सो आई ट्राई कि उसको भी एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन आपका सवाल ये कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या रेशियो है। सो पाकिस्तान में हमारे यहाँ कोई एक प्रॉपर रजिस्ट्री सिस्टम नहीं कि जहाँ पे देखा जा सके कि कितने लोग हैं जिनको अल्जाइमर्स है। लेकिन एस्टिमेट है कि तकरीबन 1.5 से 2 लाख वो लोग हैं जो कि सर्टिफाइड हैं जिनको अल्जाइमर्स डिमेंशिया है इन पाकिस्तान। जो आपने बात की डिमेंशिया, तो डिमेंशिया एक अम्ब्रेला टर्म है। जैसे आपने कहा कि डिमेंशिया में आमतौर पे आप भूलना शुरू हो जाते हैं। हाँ। पास्ट याद होता है, प्रेजेंट भूल जाते हैं। अच्छा। उसकी वजह से यस, तो आप अगर किसी से बात करेंगे जिसको डिमेंशिया होगा तो वो आपको पिछले 10 सालों के बारे में हर इन्फॉर्मेशन सही बताएगा। लेकिन जिसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं ना, कि अभी क्या हुआ है, नाश्ता क्या किया है, आपने क्या खाया है, वो उनको याद नहीं होगा। सो डिमेंशिया में आपकी मेमोरी ख़राब हो जाती है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कि करना क्या है वो ख़राब हो जाती है, जो क्या अफेक्ट करती है आपकी डे टू डे लिविंग पे, और वो आपकी ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है। तो आइडियली ये 65 के बाद स्टार्ट होता है, एज एक ब्रैकेट है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सी अगर आपकी कोई और इलनेसेस हैं उस वजह से स्टार्ट हो सकता है। अब अल्जाइमर्स जो है वो एक किस्म का डिमेंशिया है। अच्छा। सो बेसिकली डिमेंशियाज बेतहाशा किस्म के हैं। ठीक है, तो अल्जाइमर अंदर एक अल्जाइमर्स है, और अल्जाइमर्स को इसलिए अल्जाइमर्स डिमेंशिया कहते हैं कि 1906 में एक डॉक्टर एलॉयस अल्जाइमर्स थे, जिनकी एक पेशेंट थी जो मेमोरी लॉस के साथ आई, जो बातचीत नहीं कर सकती थी, जो कि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं करती। उनकी डेथ के बाद जब उनकी ब्रेन की ऑटोप्सी हुई तो पता चला कि ब्रेन के बहुत सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो क्लम्प हुए हुए थे, जिसको हम न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स कहते हैं। तो ये जेनेटिक भी होती है, इसके बहुत सारे फिजिकल कॉजेज़ भी हैं। तो इसके बाद से इसका नाम अल्जाइमर्स डिमेंशिया रख दिया गया, क्योंकि वो खातून के साथ याददाश्त के प्रॉब्लम से डिमेंशिया थी। अल्जाइमर साहब ने उसको डिस्कवर किया, तो वहाँ से अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। अब अल्जाइमर्स डिमेंशिया जो जैसे मैंने कहा इज़ वन काइंड ऑफ डिमेंशिया जो कि यूजुअली आपकी एज के साथ आता है,
और जो शुरू में आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया कि हम ये आज बात करेंगे कि इसको हम रोक कैसे लें, तो अनफॉर्चुनेटली आप इसको स्लो कर सकते हैं, रोक नहीं कर सकते। इसलिए इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव इलनेस, कि जब ये एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो इसका एंड नहीं है, इसने प्रोग्रेस करना है स्लोली ग्रेजुअली, और अनफॉर्चुनेटली हर साल के साथ एक किस्म की डिटोरेशन आ रही है। तो हमने ये देखना है कि हम क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसको प्रिवेंट कर सकें। प्रिवेंशन पे हमारा ज़्यादा जोर होना चाहिए, और वही हमें बात करनी चाहिए कि हमारे ऑडियंस को ये पता चले कि अगर लेट्स से अल्जाइमर्स को हमने किसी तरीके से ना होने की कोशिश करनी है, वो क्या पॉसिबिलिटी। ठीक है सर, आपने जिस तरह से कॉजेज़ के बारे में बात की, तो आपने एक कॉज तो बताया कि एज फैक्टर जो है वो इसमें मैटर करता है, इसके अलावा क्या रीजंस हैं कि अल्जाइमर्स की डिजीज़ होती है? सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जेनेटिक्स, मौरूसी। सो अगर लेट्स से किसी फैमिली में अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, तो ऑलमोस्ट लाइक अगर एक फैमिली मेम्बर का डिमेंशिया है तो उसमें कोई तकरीबन 3 to 5% चांसेस हैं कि उनके आसपास के रिलेटिव्स में डिमेंशिया हो सकता है। सो मेजॉरिटी पेशेंट जब मेरे पास आते हैं और जब उनको बताया जाता है कि उनके वालिदैन को डिमेंशिया है या अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, उनका अगला सवाल होता है कि क्या हमें हो सकता है। अब उसके लिए ऑब्वियसली यू नीड जेनेटिक स्टडीज़, पाकिस्तान में होती हैं, बहुत सी जगहों पे होती हैं, कॉस्टली हैं, हर रोज़ आप या हर किसी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि जीन मैपिंग कर सकते हैं। तो एक तो जेनेटिक्स आ गए, अब उसके साथ जो मेजर कॉजेज़ हैं जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर रेज होना, डायबिटीज़, आपकी स्मोकिंग, आपका वेट गेन होना, आपकी कोई भी फिज़िकल इलनेस जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स हैविंग अ डिमेंशिया। इंटरेस्टिंगली बेताशा रिसर्च है जो इंडिकेट करती है कि वो लोग जो अपने जहन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सही कामों में इस्तेमाल करते हैं। ओवरथिंकर्स? नो, नॉट ओवरथिंकिंग, थिंकिंग, विच मीन्स के आप अपने किसी ना किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहते हैं। ठीक है। सो जो एक्टिविटी में लोग मसरूफ़ रहते हैं, इसका मतलब है कि जहन को अपना एक्टिव रखते हैं। आपके जो जहन के न्यूरॉन्स हैं वो ऐसे ही हैं कि अगर आप उनको लेट से आपका जो ये मसल है इसका आप अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप नहीं एक्सरसाइज करेंगे, क्या होगा? तो मतलब बेसिकली जंग जो लग जाता है, हाँ, वीक हो जाएगा। सो आपके न्यूरॉन्स के बारे में ये कि अगर कोई आप मेंटल एक्टिविटी करें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप रोज़ आते हैं, आप एक मेंटल एक्टिविटी करते हैं, दैट्स एडिक्वेट। लेकिन अगर आप लेट्स से ये कि हफ्ते में कुछ भी ना करें, आपका सारा टाइम जो है वो किसी एक्टिविटी के बगैर गुजरे, तो वो भी एविडेंस है, रिसर्च एविडेंस के वहाँ पर भी उन लोगों में अल्जाइमर्स या डिमेंशिया ज़्यादा हो जाता है। सो एक्टिविटी, ये वो बातें हैं जो एविडेंस बेस्ड हैं, जो WHO ने एडवाइस की हुई हैं। सोशल इंटरएक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रिवेंटिव है। आप कहेंगे बड़ी हैरानकुन बात है कि सोशल इंटरएक्टिविटी कैसे, एंड अ फिजिकल सोशल इंटरएक्टिविटी, वो इंटरएक्टिविटी नहीं जिसमें आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के चैट बॉक्स में इलेक्ट्रॉनिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो आपको बर्डन कर रही है। जो इन्होंने ओवर थिंकिंग की बात की, तो दैट इज़ एन ओवर थिंकिंग, बिकॉज उसमें आप इंटरेक्ट फिजिकली नहीं कर रहे बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं। उसमें आपको फॉल्स और ट्रू का पता नहीं है। गेनिंग लोड यस ऑन योर माइंड। यस, फिजिकल एक्सरसाइज अगेन अ वेरी प्रिवेंटिव थिंग। आप जब फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आपकी सर्कुलेशन, आपके बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज को जनरेट करती है, आपके एंडोर्फिन्स जनरेट होते हैं। सो ये आप प्रिवेंटरी मेजर्स की बात कर रहे हैं। यस, सो यहाँ ये आप उन चीज़ों की बात करें कि ये अगर आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा होंगे तो आपको अल्जाइमर होने का खदशा बहुत हद तक कम है। ठीक है, मैंने जैसे शुरू में बात की कि अगर किसी की जेनेटिक्स हैं, जेनेटिकली उसको हो गई है, सो उसको तो मस्ट ये अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफ। लेकिन उन लोगों के अंदर भी देखा गया है कि अगर जेनेटिकली किसी को हो गया है, लाइट्स आई हैव पेशेंट्स को जो जेनेटिकली अल्जाइमर्स है, लेकिन अगर उनके अंदर ब्लड प्रेशर नहीं है, उनके अंदर डायबिटीज़ नहीं है, वो एक रेगुलर वॉक करते हैं, वो दिन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, उनका कोर्स स्लो हो जाता है। ओके, मुकाबले में वो लोग जिनके साथ डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर भी है, ओबीस भी हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, जो अल्कोहल ले लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, उनका कोर्स फास्ट हो जाता है। अच्छा, उनका डिमेंशिया ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस। सर नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंटरी मेजर्स, ठीक है, जो हम ले सकते हैं होने के बाद अल्जाइमर्स, और हेल्थ सिस्टम में क्या क्या इसका इलाज मौजूद है। अब अगर किसी को डिमेंशिया हो गया है, नंबर 1 तो ये है कि जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए उसको हमने प्रिवेंट करना है। लेट्स से किसी को डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर्स है, अगर तो उनका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए, मेडिकेशन है। अगर लेट्स से उनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल की जाए, वेट उनका रिड्यूस किया जा सकता है, डेली एक्टिविटी क्रिएट की जाए। अगर वो खुद से कुछ नहीं कर रहे तो ये जो घर वाले हैं वो एक ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे, ज़बरदस्ती उनके साथ करेंगे, बहुत ख़राबी हो जाएगी। अच्छा, यस, सो वो उनको बहला फुसला के करना है। उनको आपने एक एक्टिविटी में लाना है कि जी सुबह उठ के, सिंपल एक्टिविटी क्या है कि जी आपने सुबह उठना है, आपने वॉशरूम जाना है, मुंह हाथ आपने धोना है, कपड़े आपने तब्दील कर लेने, आपने खाना हमारे साथ मेज़ पे खाना है, आपको शाम को हमारे साथ बैठ के चाय पीनी है, आपने बाहर चले जाना है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपलर एक्टिविटी। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। सो दूसरा जो कंसर्न है ये कि कुछ मेडिकेशन है
जो कि अवेलेबल इस वक्त पाकिस्तान में है, वही मेडिकेशन जो यूएस में इस वक्त पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स कहते हैं, NMDA रिसेप्टर्स एंटागनिस्ट हैं, वो ईज़िली अवेलेबल हैं पाकिस्तान में। जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जो कि आपके इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों को समझाना चाहिए, लोग ये समझते हैं कि अल्जाइमर्स जो है वो एजिंग का हिस्सा है। वो कहते हैं कि ये तो बुढ़ापे के साथ हो गया है, ये तो बुढ़ापे के साथ भूल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। देखें, बुढ़ापे के साथ भूलना इज़ डिफरेंट। जब अल्जाइमर्स होता है तो बड़ा क्विक फास्ट पेस होता है, आपकी मेमोरी ही नहीं सिर्फ ख़राब होती, आपके इमोशंस ख़राब हो जाते हैं। आप पहले बड़े वार्म थे, अब आप बहुत कोल्ड हो जाते हैं, आप सख्त हो जाते हैं, आप गुस्सा करने शुरू हो जाते हैं, आप अजीब किस्म के डिसीजन करने शुरू हो जाते हैं। तो वो टाइम है कि जहाँ पे आप किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कंसल्ट करें। क्योंकि अल्जाइमर्स डिमेंशिया शुरू होने से पहले 3 से 4 साल पहले इसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और सर किस डॉक्टर के पास जाना है? आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, अगर वो अक्लमंद हैं, समझदार हैं, वो पिक कर लेंगे। अगर लेट्स से उनको डिफ़िकल्टी है देन दे कैन गो टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। सो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास स्केल्स हैं, MRI, CT स्कैन्स, ये वो चीज़ें हैं कि जिसके साथ वो फ़ौरन आई थिंक इन लेस देन अ वीक्स टाइम डायग्नोज कर लेंगे कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे जो आपने बात की कि अब करना क्या है, कुछ प्रिवेंशन वाले काम करने हैं, कुछ मेडिकेशन के साथ काम करने हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपने फैमिली में आइडेंटिफाई करना है कि इनकी केयर अब किसने लेनी है, किसने इनकी केयर करनी है। क्योंकि मैंने पहले वर्ड यूज़ किया कि ये प्रोग्रेसिव है, इसने रुकना नहीं है। सो आपने उनसे झूठ नहीं बोलना, बल्कि उनको बताना है कि ये एक वो इलनेस है जो कि टाइम के साथ प्रोग्रेस होगी और टाइम के साथ पॉसिबली इनके सिम्टम्स वर्स होंगे। तो एक बंदा एक फैमिली में ये सही जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो आपने उससे एक टीम वर्क जनरेट करना है कि आप सुबह के वक्त देख लेंगे, ऑफिस से आके शाम को कुछ टाइम मैं स्पेंड कर लूँगा, शाम को कुछ बच्चे टाइम स्पेंड कर लेंगे, क्योंकि वो इश्यूज़ हैं जो एड्रेस कोई नहीं करता। कुछ सालों बाद जिनको अल्जाइमर्स होता है वो अपने बैंक के चेक्स नहीं साइन कर सकते, अपने लॉकर्स को नहीं खोल सकते, अपनी जायदाद के कागजात को वो नहीं लुक आफ्टर कर सकते। जब मैं बात पेशेंट का अटेंडर से करता हूँ और जज्बाती हो जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब खुदा के लिए, खुदा न खास्ता हमारी तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन आपके पास अगर कैपेसिटी ख़त्म हो जाए कि ये आपकी सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, फिर जब आप किसी बैंक में जाएंगे, आप किसी पेंशन के लिए जाएंगे, आप किसी लॉकर के पास जाएंगे, वो ऑपरेट नहीं करने देंगे। फिर आप कोर्ट के थ्रू आएंगे, कोर्ट के थ्रू हमारे पास आएंगे, फिर असेस होंगे, फिर आप वापस जाएंगे। तो हम ऑलरेडी लोगों को, और ये वो आप एग्जांपल्स बता रहे हैं जो आपने अपनी लाइफ में देखी हैं। 25-30 ईयर्स हो गए हम प्रैक्टिसिंग। सो हमारा एक एल्डरली, मैं इसको ओल्ड एज नहीं कहता ना, इसको हम जेरियाट्रिक कहते हैं, इसको एल्डरली मेंटल हेल्थ कहते हैं। एल्डरली मेंटल हेल्थ का पूरा सेक्शन है एंड दैट्स हाउ वी वर्क। एक वर्स्ट सिनेरियो क्या होता है अल्जाइमर पेशेंट का? देखिए, वर्स्ट सिनेरियो ये कि कुछ मैंने आपको बताया कि अल्जाइमर्स में क्विक प्रोग्रेशन होती है, डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो जो उनकी यादाश्त है वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिटोरेट होना शुरू हो जाती है। अब जब यादाश्त डिटोरेट होगी तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस ख़राब हो गई, आपका बिहेवियर्स ऑड हो जाते हैं, आप मतलब ऑब्सेनिटीज़ पे आ जाएंगे, गालम गलोच पे आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े पे आ जाएंगे, घर से बाहर जाने का शुरू कर देंगे, टाइम का नहीं पता चलेगा। आप रात को उठ के घर वालों को कहेंगे कि सुबह हो गई है, गेट खोलें, दरवाज़ा खोलें, अब वो ताले लगा रहे होंगे, वो कहेंगे नहीं रात हुई है। अब ये वो वाली चीज़ है कि वो कंट्रोल करना, उनको समझाना मुश्किल है, क्योंकि जब आप उनको समझाते हैं तो वो वायलेंस पे आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम कभी मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो कि डिमेंशिया के साथ लिंक्ड होता है। ठीक है सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एज फैक्टर मैटर करता है, क्या यंग एज में होने के भी इसके चांसेस हैं? और यूजुअली अगर हम देखें तो हमें भी अक्सर जाते हुए चीज़ें भूल जाती है, एक कमरे से दूसरे में जाते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या चीज़ उठानी थी, बैग में कोई चीज़ रखनी थी वो भूल जाती है। क्या वो फैक्टर्स भी इसको लीड करते हैं? देखिए, यंग एज पर आइडियली डिमेंशिया नहीं होता, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो आप चीज़ें भूल जाते हैं वो इसलिए भूलते हैं कि आप एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में आप बहुत सारे फाइल्स ओपन करते हैं, हैंग हो जाता है, आप भी हैंग हो जाते हैं। क्योंकि एक वक्त में आप बहुत सारे काम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, जो कि आजकल एक इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू मल्टीटास्किंग। सो यंग एज में यूजुअली एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ इलनेसेस हैं कि जो डिमेंशिया लाइक, नॉट अल्जाइमर्स बट डिमेंशिया लाइक फॉर्म्स कर देती हैं। फॉर एग्जांपल हेड इंजरी हो गई है किसी को, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, उनका कॉर्टेक्स है, जहन है, कुछ एरियाज डैमेज हो गए, कुछ को कोई ऐसी इलनेस है जो अर्ली एज पे स्टार्ट हो गई है, मेलिग्नेंसीज हैं, कैंसर्स हैं, उसमें भी आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शंस हम जिनको कहते हैं वो डिटोरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको हम टिपिकल अल्जाइमर्स डिमेंशिया नहीं कहेंगे, उसको हम डिमेंशिया या न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर कहते हैं, कि उनके कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। बट आइडियली अल्जाइमर्स की एविडेंस
लेस दैन 65 और 50s में कम है। सेलेक्टेड आपको कुछ केस हिस्ट्रीज मिलेंगी बट नॉट रेगुलरली। ठीक है। सो आपको इस वक्त फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम को कम करेंगे। अल्लाह महफूज रखे सर सबको, अल्लाह महफूज रखे। बड़ी अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन आप जिस तरीके से बता रही हैं, नो डाउट किसी न किसी बंदे का उस पेशेंट के साथ होना ज़रूरी है। और कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में शायद वो अकेले ही हों और खुदा न खास्ता वो इस बीमारी के शिकार हो जाए तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है एक तरह से। सर मुझे ये बताइएगा, दो सवाल है मेरे। एक तो ये कि अल्जाइमर के अंडर या डिमेंशिया के किसी स्टेज के अंदर ये सिम्टम भी आता है कि मरीज़ अपनी एल्डर एज में बात को रिपीट करना शुरू कर देता है और बहुत ज़्यादा रिपीटेशन पे आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि मेडिकल साइंस में इस वक्त क्या काम चल रहा है अल्जाइमर के ऊपर कि इसकी जो है ना वो बढ़ाव को कहीं भी रोका जा सके। पहला सवाल तो आपका ये कि येस यू आर राइट। होता है कि जैसा मैंने आपको कहा ना कि वर्किंग मेमोरी काम नहीं कर रही होती। अब किसी आपके बड़े ने आपको कहा कि क्या आपने दरवाज़ा बंद कर दिया है, आप दरवाज़ा बंद कर चुके हैं, अब वो चीज़ रजिस्टर ही नहीं हुई। तो उनके जहन में फिर आया कि नहीं दरवाज़ा तो खुला हुआ है, तो आपको 3-4 दफ़ा बार पूछना। तो वो एक रेपिटेशन या परसिवरेशन जिसको हम कहते हैं सब पार्ट ऑफ द डिमेंशिया बिकॉज या अल्जाइमर्स डिमेंशिया, क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होती। तो घर वाले तंग आ जाते हैं कि हम तो दिन में इनको 6 दफ़ा बता चुके हैं कि दरवाज़ा बंद है, लेकिन फिर जाके खुद चेक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपकी वर्किंग मेमोरी काम नहीं करी। तो इसलिए ये फिनोमेना होता है कि बार बार रेपिटेशन हो जाती है। या फॉर एग्जांपल आप जाके ऐसे वक्त पे नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं जो आप पढ़ चुके हैं और आपको याद नहीं होता। घर वाले कहते हैं आप तो पढ़ चुके हैं, वो फिर पढ़ रहे होते हैं। उनको ये नहीं याद होता कि ये क्या टाइम है और मैंने किस वक्त किस तरह नमाज़ें पढ़ ली हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके कि न्यूरो साइंस में क्या हो रहा है। न्यूरो साइंस में एक मैसिव डेवलपमेंट हो गई है। अब जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो ये कि आपकी जैसे मैंने कहा कि जेनेटिक्स हैं, यानी कि जीन्स की वजह से होता है, चेंज किया तो जीन्स में आप कैसे न्यूरो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री जो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आई एम द चेयरमैन, हम खुद भी एक रिसर्च में इन्वॉल्व हैं जहाँ हम उन लोगों के जिनको डिमेंशिया उनके सैम्पल्स लेके वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उनमें कौन सी जीन्स हैं जो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो क्या फ्यूचर में हम ये काम कर सकते हैं कि हम कोई जीन ट्रांसफॉर्मेशन का काम करें। मेडिकेशन जो है वो एक हद तक इस प्रोसेस को स्लो कर देती हैं। सो उसमें डे बाय डे यू हैव गॉट न्यू मेडिकेशन कमिंग ओवर, बट जो ज़्यादा काम हो रहा है वो जीन ट्रांसफॉर्मेशन पे हो रहा है। बट अगेन बहुत बड़ा सवाल है कि उसकी कॉस्ट क्या होगी। मैं वही बोलने लगा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन बिकॉज जैसे मैंने कहा कि जीन एनालिसिस तो आप करा सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन उसकी कॉस्ट बड़ी हाई है। तो अगर आप इस थेरेपी पे जाएंगे फॉर एनी काइंड ऑफ अ जीन ट्रांसफॉर्मेशन, वो शायद हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं। तो अभी जो मेडिकेशन है वो हर किसी के लिए इजी है। जी, मेडिकेशन जो है वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल भी है, उसमें आपकी लोकल कंपनीज भी बनाती हैं। उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ करें, वर्ड मैं यूज़ करूँ प्रॉपर्ली यूज़ करें, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद, तो वो मेडिकेशन उस प्रोसेस को स्लो कर देती हैं। प्रोसेस स्लो होने से क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। क्योंकि जो एक आखिरी चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो हमें याद रखनी चाहिए कि डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डिमेंशिया सब एक पर्सन की इलनेस नहीं है, ये सारे घर के लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। अगर आपके वालिदैन हैं उनमें से किसी को अल्जाइमर्स डिमेंशिया हो जाए, आप उनको छोड़ नहीं सकते। ये वैसे नहीं है कि आप उनको ओल्ड होम में छोड़ के आ जाएंगे, आप उनको लुक आफ्टर भी करेंगे, लेकिन साथ आप सब लोग काम कर रहे हैं तो आपने सोचना होता है कि किसने किस वक्त कितना उनके साथ टाइम गुजारना है। तो दैट इज़ वेरी इसेंशियल। क्योंकि वेरी सॉरी टू से हमारे यहाँ हम देखते हैं कि हमें कौन फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहा है कौन नहीं दे रहा। तो वो स्टेज जिस पे ये एक बढ़ापे की स्टेज होती है, हम कहते हैं कि ये कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे हमारे किसी सिस्टम में फाइनेंशियली, तो हम कितना इन पे स्पेंड करें, विच इज़ अ वेरी सेल्फिश थिंग। क्योंकि उन्होंने आपको सही ज़िंदगी बड़ा की है, आपको देखभाल की है, लेकिन अब प्रैक्टिकलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ तो लोग घर में सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या हम अपना बैंक का काम छोड़ के घर बैठ जाएँ या अपने कामों को छोड़ दें। तो वो एक चीज़ है जिस पे वी शुड थिंक एज अ नेशन कि अगर लेट से आप वो चीज़ परफॉर्म नहीं करेंगे तो ना सिर्फ ये कि अपनी एक मॉरल ड्यूटी आप पूरी नहीं करें, एथिकली भी आप एक काम सही नहीं करें, तो उसको साथ एंगेज करना बड़ा ज़रूरी है। आई होप कि बहुत सारी क्लैरिटीज़ हो गई होंगी अल्जाइमर के हवाले से, और इस हवाले से यकीनी तौर पे आपका अस्पताल और मुल्क भर में दीगर जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी आज के दिन एक्टिविटीज़ और अवेयरनेस पे काम कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके। और मैसेज यही निकलता है कि
ये तो अल्जाइमर की एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर एक शख्स की आपको हमेशा ज़रूरत है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई भी शख्स आपके घर में बीमार हो जाता है उसके साथ वक्त गुजारें, क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपको तब महसूस होता होगा कि कितना अकेला इंसान पड़ जाता है जब एक बेड के ऊपर होता है और कितना लाचार और बेबस फील करता है। सो हिम्मत रखें तमाम लोग जो इस वक्त किसी भी बीमारी से लड़ रहे हैं, और तमाम वो लोग जो केयर टेकर्स हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे, महफूज रखे, भरपूर हिम्मत के साथ अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने घर वालों का ख्याल रखें। न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ, जब वापस आएंगे हमारे साथ एक टैलेंट मौजूद होगा, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। सो इमर्जिंग टैलेंट फ्रॉम सोशल मीडिया हमें ज्वाइन करेंगे। वापस आएंगे न्यूज़ ब्रेक के बाद हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और आज 21 सितंबर जो है वो एक और लिहाज से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी और अहमियत का हामिल है, और वो इसलिए क्योंकि आज पूरी दुनिया में अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इस साल जो इनका एजेंडा है या उन्वान है इस दिन का वो ये है कि अमन के लिए एक्शन। सो आप भी इसको एक्शन फॉर पीस, और एक्शन फॉर पीस के लिए ये ज़रूरी है कि तमाम लोग मुत्तहिद होकर इसके ऊपर काम करें। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आलमी सतह पर ही इसके ऊपर काम हो या मुल्की सतह पर काम हो, आप इंडिविजुअली भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं और आप अपनी इंडिविजुअल एफर्ट्स दे के हर तरह से अमन कायम कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग इस वक्त देख रहे हैं कि यूएन के मिशंस जिसमें पाकिस्तान और बहुत सारी अफवाज मौजूद हैं वो भी अमन के लिए एक्शन ले रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस अमन को हासिल करने के लिए बहुत सर्वाइव किया। हमारी पाक अफवाज ने और उसके साथ हमारे सिविलियंस ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तो तमाम शुहदा को खराज अक़ीदत, खराज तहसीन पेश करते हैं इस अमन को कायम करने के लिए। और आज वर्ल्ड पीस डे मनाया जा रहा है और इसका थीम है एक्शन फॉर पीस। इसके साथ साथ आज के दिन एक और बड़ी ही अहम चीज़ है, और वो अहम चीज़ है जी मीर तकी मीर की आज 213वीं बरसी मनाई जा रही है। मीर तकी मीर अपने अंदाज़े बयां में एक अशार में ख़ास फ़िज़ा पैदा करने की मुनफरिद सलाहियत रखते हैं, और 2 सदियाँ गुजरने के बावजूद आज भी मीर के मद्दाह जो हैं वो उसी तरीके से मौजूद हैं। और मीर का एक शेर जो कि रुशना बता रही है कि हर जगह पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, सो वो शेर आप लोग सुने। और मैं कहता हूँ कि मीर की सारी शायरी इस शेर पे कुर्बान, क्योंकि सीना चौड़ा करके हमारी तरफ से तो ये शेर जो है ना वो पढ़ा जाता है कि वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, खाक डाल आग लगा नाम न ले याद न कर। सो डेफिनेटली इसी तरीके से आपको कहीं पर भी कोई एटीट्यूड दिखाता है, सो उसको डबल जो है ना वो ऐसे मिले, या कोई आपकी ज़िंदगी में आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो जहाँ पर हम लोग अमन की बात करते हैं वहीं पर ज़रा फॉरवर्ड फुट होकर ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन करना चाहिए, देखिए लाइफ में ऐसी होना चाहिए, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आपको चाहिए कि आप मूव ऑन करें और अपना एटीट्यूड बरकरार रखें। नहीं, हम लोग मुसलमान हैं और जहाँ पर हमें दरगुजर करने का मामला है वहीं पर यह है कि अगर आप बदला ले सकते हो तो डट कर जो है ना वो बदला लेना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ जो है वो जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आपसे मुलाकात करवाते हैं, वहीं पर इमर्जिंग टैलेंट हमारे स्पोर्ट्स से, हमारी जो इस वक्त इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वहाँ से भी आपसे मिलवाते रहते हैं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा बूम हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया का, जो कि आसपास इर्द गिर्द हमारे चल रहे हैं, उसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए और बहुत सारे ऐसे इंटरटेनर्स हैं हमारे दरमियान में मौजूद जिनका आप कंटेंट देखते हैं सारा दिन और आप महसूस होते रहते हैं। सो वहीं पर एक प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। सो टिकटॉक में पाकिस्तान की ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इमर्जिंग टैलेंट वहाँ पर इन्वॉल्व है। उसी तरीके से हमारे साथ एक ऐसे टिकटॉकर मौजूद हैं जिनके तकरीबन इस वक्त 4.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और टिकटॉक पर मुख्तलिफ़ किस्म का कंटेंट बना रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं टिकटॉक स्टार जनाब ताहा उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ताहा कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच, आपका भी आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा मुझे ये बताओ ताहा कि टिकटॉक करने में मज़ा आ रहा है और कब से ये स्टार्ट किया था और कहाँ तक प्रोग्रेस हो गई है अभी? मज़ा तो काफ़ी आ रहा है। स्टार्ट तो मैंने किया था 4 से 5 साल पहले। क्या सोच के स्टार्ट किया था, किससे इंस्पायर हुए थे? कुछ भी सोचा नहीं था, बस स्टार्ट कर दिया था। मतलब एकदम से जो होता है ना, एकदम इंसान को जुनून होता है कि मैंने करना है। फर्स्ट मेरे फादर बनाते थे। अच्छा, मैं उनको देखता था कि ये बना रहे हैं, मतलब वो भी फ़नी बनाते थे तब, फ़नी ना, तो मैंने उनको देखना करना, मतलब मुझे बनाने नहीं थे देते, तो मैं कोई बात नहीं। लेकिन जब ये रात को सोते थे, इनका फ़ोन मैंने लेना,
ओपन करना और उन्हीं की आईडी पे अपनी बना के पोस्ट कर देता था। वंडरफुल। हाँ, क्योंकि शौक था ना उनको देख के। सो ये कब पता चला कि ना आपको एक वक्त में आके पता लगता है कि ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर रही है? सो ये कब आपको पता चला? पहली वायरल वीडियो? हाँ, पहली वायरल मेरी पहली वायरल वीडियो लास्ट ईयर में हुई थी। लास्ट ईयर में? तो मतलब 3 साल आप डायरेक्टली कंसिस्टेंसी से काम करते रहे। डायरेक्टली। सो कि ये भी एक बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, इवन आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप कंसिस्टेंटली अगर पोस्ट कर रहे हैं तो तभी आपका अकाउंट ऊपर जाता है, तो ये कितने इंपॉर्टेंट है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर काम कंसिस्टेंसी से करना चाहिए, तभी आप उसमें कामयाब होंगे। अच्छा ताहा, दिन की कितनी वीडियोस अपलोड करते हैं आप? मैं 3 से 4। 3 से 4। और ये शुरू से ये रूटीन है कि शुरू से 3 से 4 या अब जाके? शुरू में बिल्कुल जब स्टार्ट में था तब 1-2, क्योंकि पता है वो नहीं थे बनाने देते, मैं चोरी चोरी बनाता था, तो वो शुरू में 1-2 और अब आके 3-4 आराम से। तो क्या कहते थे बाबा? मतलब कहते थे नहीं तुम्हें नहीं पता, तुम ना बनाओ, तुम्हें पता ही नहीं किस तरह करना है, मैं करता हूँ, तुम्हें भी छोटे हो, छोड़ दो, रहने दो। तो आपकी एज क्या है? मैं अभी 15 हूँ। और आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं भी 9th में। 9th में पढ़ रहे हैं। सो आपके जो फेलोज हैं वो भी आपसे इंस्पायर होकर उन्होंने भी टिकटॉक शुरू किया? वो पहले से ही शुरू कर रहे थे, मतलब जब इतना मेरी लास्ट ईयर वीडियो वायरल हुई थी उससे पहले वो स्टार्ट है, और जब उन्होंने देखा था उन्होंने कॉल की थी, यार ये तू ही है? मैंने कहा मैं ही हूँ। अच्छा, तो फिर किस किस्म का कंटेंट है आपका? जॉनरा क्या है, क्या क्या बनाते हैं? मैं स्टार्ट जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी उससे मैंने तकरीबन 1 से 2 मंथ्स पहले ना इमोशनल ट्रेंड स्टार्ट किया था, और मैंने उस पर बहुत मतलब हार्ड वर्क किया था ना, तो वही 2 मंथ्स बाद जाके मेरी उसी कंटेंट पे फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, तो मैंने उसी को कंटिन्यू किया फॉर 5 मंथ्स, और उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता कॉमेडी पर इसको और मिक्स करता गया। ठीक है। अच्छा ताहा, आपकी वीडियोस बनाता कौन है और मतलब आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, किस तरीके से आप वीडियो का आइडिया लेते हैं? बनाते तो पहले तो हम ट्राईपॉड पे बनाते थे, आप कभी मामू बना लेंगे, कभी ये बना लेंगे, इस तरह ही है। और जब वीडियोस मैं ढूंढता हूँ तो ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बनाने टाइम बहुत ईजी होता है। जब मतलब कंटेंट ढूंढना होता है कि ये बनाएंगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब बनाते हैं फिर वो ईजी होता है। तो अभी आपने मुझे जिस तरीके से बताया कि आप कॉमिक कंटेंट भी बना रहे हो अब, और पहले इमोशनल था, तो क्या डिफरेंस लगा? ऑडियंस को क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है? उनको ज़्यादा मेरी इमोशनल पसंद। इमोशनल पसंद आ रही है, और तो इमोशनल बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस की गेम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी एक्सप्रेशंस पे काम आप वैसे भी करते रहते हो या सिर्फ वीडियो के लिए काम करते हो? नहीं, मैं वैसे भी शीशे में खड़े होकर करता। मैं तकरीबन 2-3 साल से शीशे में, मतलब अकेला खड़ा हूँगा रूम में, शीशे में खड़े होकर लगा रहूँगा अपने। तो फिर क्या सोचा है, आगे एक्टिंग में जाना है? इंशाल्लाह। एक्टिंग का शौक है? एक्टिंग का शौक। उसके लिए ट्राई कर रहे हो कहीं पर? मैं मूवी करके आया हूँ, इंशाल्लाह वो आएगी, इस साल गया था स्टार्ट में। सही। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कंटेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, तो किस तरीके से कंटेंट की सिलेक्शन होती है? आप मतलब टिकटॉक पे सिलेक्शन होती है, जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको स्क्रॉल करते रहो, और उसमें कोई इस तरह का भी एक ट्रेंड होगा, आप उसको सोचोगे कि मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, वो हम उसको उस तरह चेंज भी कर लेंगे। अगर ट्रेंड इमोशनल में हम तो वही इमोशनल लेके जाएंगे, लेकिन लास्ट में कोई ऐसी लाइन कर देंगे कि वो सारा ट्विस्ट हो जाएगा। हाँ, चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये सब कुछ जो चल रहा है, ठीक है, अब इससे क्या अर्निंग भी शुरू होगी है? नहीं, पाकिस्तान में अर्निंग नहीं है। तो क्यों? लोकल ब्रांड्स तो आपसे रब्ता करते हैं कि आप उनकी इंडोर्समेंट कर दो, आपके पास ऑडियंस है। हाँ वो है, लेकिन टिकटॉक पे अर्निंग नहीं है, इंस्टाग्राम पे वो जो। तो फिर इंस्टाग्राम पे आपने नहीं अभी शुरू किया काम करना? स्टार्ट है, इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर दिया। इंस्टाग्राम पे कितने हो गए हैं फॉलोअर्स? इंस्टाग्राम पे है 115K। 150K? 15। अच्छा 15K, चलें 150K भी हो जाएंगे, जिस तरीके से आपने यहाँ पर मिलियंस अचीव किए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बहुत सारे टिकटॉकर्स आपको देख रहे हैं, सो क्या टिप्स हैं, जो क्या कुछ हैशटैग्स होते हैं स्पेशली, या कुछ ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं जिन पे वीडियो बनानी होती है, क्या ऐसा होता है? जहाँ टिप्स तक देनी है टिकटॉकर्स मैं आज तक हूँ, ट्रेंड्स काफ़ी मैटर करता है। जो चीज़ ट्रेंड जा रही है, या आप उसको स्टार्ट से ट्रेंड एंड पे ट्विस्ट कर दें, या उसी ट्रेंड पे सेम टू सेम आप कॉपी करके वीडियोस बना दें, वो है। लेकिन हैशटैग्स आई थिंक इतना नहीं है, इतने नहीं मैटर। हाँ, क्योंकि मैं भी कुछ वीडियोस में हैशटैग नहीं पोस्ट करता, कभी कुछ नहीं करते, वायरल हो जाती है, इसमें इतना नहीं है। अच्छा, ये मैटर करता है कि आप अपनी तरह के ही दूसरे टिकटॉकर्स के साथ वीडियोस बनाएं ताकि दोनों की जो ऑडियंस है वो मिक्सअप हो जाए? पॉसिबल है। वो जिसको कहते हैं कोलैबोरेशंस। हाँ, ठीक है, सो कोलैबोरेशंस आप करते रहते हो? कोलैबोरेशन मैंने काफ़ी की हैं। अच्छा, एक होता है ना, अब हम लोग देख रहे हैं टिकटॉक पे, पहले भी ये सीन होता था, अब ज़्यादा हो गया है ग्रुप फॉर्म में जो है ना वीडियोस बनाना। सो आपका ग्रुप जो है वो आपके दोस्त होते हैं या टिकटॉकर्स आप स्पेशली बुलाते हैं, क्या करते हैं? मेरा कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, मेरा ग्रुप फादर के साथ ही है। अच्छा, नाइस। सो फादर के कितने हो गए फॉलोअर्स? हम दोनों के ही हैं।
अच्छा, आप दोनों एक ही अकाउंट यूज कर रहे हो? एक ही अकाउंट है असल में ना। स्टार्ट में जब मैं अकेले बनाता था मेरा 2 दफ़ा अकाउंट बैन हुआ था। एक दफ़ा क्या ऐसा कर दिया था कि अकाउंट बैन हो गया? अंडर एज की वजह से ना। अच्छा, अंडर एज। तो जब मतलब इन्होंने मुझे कहा था, इनको पता था कि मैं बना रहा हूँ, ये मुझे बताते नहीं थे। एक दिन उन्होंने देखी मतलब मेरे सामने, इन्होंने कहा तुम मेरे से अच्छा कर लेते हो ना। फिर उन्होंने मुझे अपनी जगह रिप्लेस किया कि अब आप करो, मैं नहीं कर रहा, अब अच्छे कर। फिर मैं करता गया, लेकिन मेरा जो एक दफ़ा अकाउंट बैन हुआ, मैंने कहा वैसे ही हुआ होगा। लेकिन जब सेकंड दफ़ा हुआ ना तो मुझे फिर वाज़िया हुआ कि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस पे मेरा अकाउंट आ रहा है, वायलेशन आ रही है कि मैं अंडर एज हूँ, अंडर 18 हूँ। तो जब न्यू बनाया और देन उन्होंने कहा मैं आपके पीछे खड़ा हूँगा, आपके साथ बनाऊँगा ताकि अंडर 18 का ना आए। तो वो बैन उसके बाद नहीं आता। हाँ। अच्छा ताहा, एक तो कुछ लोग कहते हैं कि एक्टिंग करना बड़ा आसान काम है, आप क्या करते हो? बस एक लेते हो, एक सॉन्ग लेते हो, उस पर एक्ट करके चले जाते हो। क्या वाकई ऐसा है या थोड़ा मुश्किल है कि अंदर के इमोशंस निकालना? असल में एक्टिंग करना जिनको नहीं आती उनके लिए मुश्किल है, जिनको आती है उनके लिए आसान है। लेकिन एक्टिंग करना बहुत अच्छा काम है और कभी कभी होता है, लेकिन बंदा प्रैक्टिस करे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आपने बताना है आपको एक्टिंग का भी शौक है, आपने कहा जिस तरीके से, इस तरह और आपकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? मेरी स्टार्ट इसके साथ साथ एक्टिंग है, एक्टिंग के साथ स्टडी भी करता हूँ और साथ जब टाइम मिले क्रिकेट वगैरह खेल ली और गेम्स खेल ली, बस इतना नहीं। तो कितने घंटे देते हो डेली इसको? सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया मैं 1 घंटा देता हूँ, बाकी वो देते हैं। अच्छा, बाकी वो चीज़ें आपकी वही हैंडल कर लेते हैं, आप बस वीडियो बना के अपलोड भी बाबा कर देते हैं? एडिट मैं करूँगा, पोस्ट कभी कभी वो कर देते हैं, कभी कभी मैं कर देता हूँ। तो मतलब ये मिला जुला काम चल रहा है। अच्छा ताहा, आप पढ़ते भी हो तो किस तरीके से दोनों का टाइम मैनेज कर रहे हो? स्टार्ट में काफ़ी मुश्किल था इसको करना, लेकिन अब मतलब काफ़ी टाइम हो गया करते हुए, अब इजी है मेरे लिए। अच्छा, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? एक्टिंग में कौन है और सोशल मीडिया पे कौन है? मेरी इंस्पिरेशन एक्टिंग में इमरान अशरफ है। इमरान अशरफ, ओके, नाइस। वही है बस, और कोई नहीं है। और कोई सोशल मीडिया की दुनिया से कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कुछ नहीं? अच्छा, एक और चीज़ होती है जो कि बहुत सेंसिटिव है सवाल, ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि आप जो है ना वो कर रहे हो इस तरह, तो कि बहुत सारे जो है ना वो आपके आसपास फैंस भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो फैंस आपको कैसे अप्रोच करते हैं? फैंस से मिलने के लिए कोई मीटअप रखते हो, क्या करते हो फैंस से? फैन से जब हम मिलते हैं, कभी कभी मीटअप भी प्लान कर लेते हैं। वो तो बंदे रैंडमली लोग मिलते हैं? रैंडमली तो काफ़ी मिलते हैं, मेरा स्कूल में काफ़ी इस तरह का था। तो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है, बिल्कुल बहुत खुशी होती है। चलो, वंडरफुल। थैंक यू सो मच ताहा फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपको, आपके फादर को इसी तरीके से काम करते रहें, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्टिंग करियर। इसी तरीके से आप जाएं, एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे और रबीउल अव्वल के खुसूसी सेगमेंट्स के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों से उनके तमाम हुकूक छीन लिए हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में
इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ख़तरनाक हद तक पहुँच गई हैं। मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में तशद्दुद, मावराए अदालत कत्ल और बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ रोज़ का मामूल हैं। भारत कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद को कुचलने के लिए काले क़वानीन का इस्तेमाल कर रहा है। मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में फ़ाशिस्ट मोदी हुकूमत के हाथों इंसानी हकूक़ की पामालियाँ आलमी बरादरी के लिए चैलेंज हैं। आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. तवानाई को बचाएंगे, पाकिस्तान को बढ़ाएंगे। तवानाई और बचत पाकिस्तान की जरूरत। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह पाकिस्तान में खुसूसी सेगमेंट हमारा रबीउल अव्वल के हवाले से, और उसमें जिस तरीके से आपको पता है कि इस सेगमेंट के 3 पोर्शंस होते हैं, जिसमें एक में हम डिस्कशन करते हैं उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड, और हमारे साथ वासिल शाहिद साहब मौजूद होते हैं जो अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसी पर ख़ताती करते हैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, और इसी तरीके से हमारे साथ नातख़्वां भी मौजूद होते हैं और आज नात की सादत हासिल कर रहे हैं उसैद आलम। सो आगाज़ करते हैं। आज का हमारा जो मौजू है इंतहाई कीमती, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक का सफ़र तय किया कि मक्का मुकरमा में क़याम, बादस नबूवत और क़बल नबूवत के वाक़यात, और अब हम बात करेंगे मदनी ज़िंदगी के किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाली तर्ज़ हुक्मरानी जो है उसकी वजह से दाखिली और ख़ारजी सतह पर बिखरे यसरब को दुनिया की बेहतरीन इस्लामी रियासत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया। उसकी झलक हम वक्त हमारे सामने होनी चाहिए ताकि हम इन मुश्किल तरीन हालात में उसवा हुस्ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपने मसाइल हल कर सकें।
सो मदनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात, उस पर हम बात करेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है मुस्लिम की, जिसमें उन्होंने जब वहाँ पर वो पहुँचे मदीना में, उनके साथ सहाबा कराम पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो साथी मेरे साथ मदीना की मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए यहाँ पर क़याम करेंगे, क़यामत के रोज़ में उनकी शफ़ाअत और उनकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से सिफारिश करूँगा। तो डेफिनेटली मदीना की रियासत बनना बहुत ज़रूरी थी, ताकि दुनिया को ये पैगाम पहुँच सके कि इस्लाम कितना अमन मोहब्बत का दर्स देता है और इस्लाम कैसे जोड़े रखने का एक मयार पैदा करता है। और इसी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं हमें जनाब अल्लामा शफ़ाअत रसूल साहब, और उनसे गुफ्तगू करेंगे मदनी ज़िंदगी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लामा साहब, मक्का मुकरमा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क़ब्ल अज़ नबूवत और बाद अज़ नबूवत हमने पिछले 2-3 दिनों में डिस्कस किया। अब मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से ज़रा रोशनी डालें कि जब हिजरत बहुत ज़रूरी थी और हिजरत के लिए जब मक्का मुकरमा से निकले तो जो वाक़यात पेश आए और फिर मदीना तक का सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े दर्जे वाले, बड़ी अज़मत वाली, बड़ी शान वाले शख्सियत थे। इंसानों में भी बड़े इल्म, फ़ज़ल, अक़ल, फ़िक्र वाले लोग पैदा हुए, मगर वो लोग अपनी सोच से चलने वाले थे, और जो अपनी सोच से चलता है वो कभी सही रास्ता इख्तियार करता है और कभी गलत रास्ता इख्तियार कर बैठता है। मगर अल्लाह ताला के वो शख्सियात, मुंतखब शख्सियात जिन्हें अम्बिया और रसूल कहते हैं, वो अल्लाह ताला की रहनुमाई में चलते हैं। इसलिए अहले इस्लाम का ये अक़ीदा है कि अम्बिया और रसूल मासूम होते हैं, और ज़ुमरा अम्बिया और रसूल में सबसे आला दर्जा और सबसे आला मकाम अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाया है। अब आपने जो सवाल किया कि आप हिजरत के लिए आप रवाना हुए, हिजरत के लिए जब आप रवाना हुए तो उस मौके पर भी एक बहुत अहम वाक़या जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और हिजरत के वाक़यात में अगर उसका ज़िक्र न किया जाए तो हिजरत का वाक़या ही मुकम्मल नहीं होता। मसलन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना रफ़ीक़े सफ़र बनाया, और अपने बिस्तर पर मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को सुलाया और फरमाया, ऐ अली, ये मेरे घर में, मेरे कमरा में, मेरे हुजरा में ये अमानतें हैं, और ये अमानतें उन लोगों की हैं जो मुझे आज शहीद करना चाहते हैं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं, जो मुझसे दुश्मनी रखते हैं, जो मेरे दावत व तबलीग के रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं। मगर ये अमानतें उनकी हैं, मैं तुम्हें पीछे छोड़े जा रहा हूँ, तुम ये अमानतें उनको लुटाकर मदीना में मुझे आकर मिलोगे। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनने के बाद मैं सो गया, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अला सुबह घर से बाहर तशरीफ़ लाते थे, तो जब दरवाज़ा ना खुला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर गए तो देखा कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम फरमा हैं। मैं इस वाक़े के हवाले से 2 पॉइंट आपको बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। पहला नुक्ता ये कि मौला अली से उन्होंने पूछा कि आप तो बड़ी गहरी नींद सोए हुए हैं, और आपको नहीं पता कि घर के इर्द गिर्द कातिलों ने तलवारों समेत मुहासरा किया हुआ है, तो आपको फिर सुकून की नींद कैसे आ गई? आपको डर और खौफ नहीं था कि आपको कहीं शहीद ना कर दिया जाए? तो मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया कि मुझे डर और खौफ नहीं था। क्यों? उसकी वजह ये थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली, तुम ये अमानतें देकर मुझसे मदीना में आकर मिलोगे। मैं समझ गया कि ये जितने भी कातिलों ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर का मुहासरा किया हुआ है, ये हजूर का मुहासरा करने वाले, घर का मुहासरा करने वाले, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि नुत्क़े रिसालत से ये बात आ गई है कि हम मदीना में मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं डरूं तो किस लिए डरूं? मैं डरूं तो किस लिए डरूं? क्योंकि इस्लाम की जद्दोजहद, इस्लाम की दावत व तबलीग, इस्लाम की इशाअत व तरवीज, इसके रास्ते में इंसान ज़िंदा रहे तो गाज़ी होता है, और अगर मौत आ जाए तो उसे शहीद कहते हैं।
और मोमिन जो होता है वो शहादत का तलबगार होता है, शहादत के पीछे पीछे होता है और मौत उससे आगे आगे भागती है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के उसलूब ग़ज़वात के बारे में कहते हैं कि सब सहाबा हजूर से दरख्वास्त करते थे कि हजूर हम सफ़ अव्वल में जाकर जंग करेंगे। फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए कि मौत को तलाश करते हुए, इसलिए कि मैदान जंग में अगर मौत आई तो शहादत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए। गार सौर में आपने 3 रात क़याम फरमाया और क़याम फरमाने के बाद आप वहाँ से चले और मदीना की तरफ आज़िम सफ़र हुए। यहाँ एक और बात बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 जगहों का इंतखाब फरमाने का इख्तियार दिया था। तारीख़ की किताबों में आता है, एक तो ये जिसका नाम आपने यसरब लिया और दूसरा बहरैन का इलाका। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यसरब का इंतखाब किया। सुबहान अल्लाह, यसरब आपने इस्तेमाल किया। ये भी बताना लोगों को ज़रूरी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तशरीफ़ लाने से पहले उस शहर को यसरब कहते थे। यसरब कहते थे बीमारियों का शहर, कमज़ोरियों का शहर, आफात का शहर, क्योंकि वहाँ की आबो हवा इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ दिनों के बाद लोग वहाँ बीमार हो जाते थे। जब मुहाजिरीन हिजरत करके मदीना पहुँचे तो अहले मक्का खुश हुए कि ये यसरब चले गए हैं, इसलिए कि वहाँ ये जब जाएंगे ये बीमार होंगे, कमज़ोर होंगे, लागर होंगे, तो फिर वापस मक्का भागेंगे। मगर उन्हें क्या ख़बर थी कि जो कल तक यसरब था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से वही इलाका यसरब तैयबा बन जाएगा, मदीना बन जाएगा, मदीनतुर रसूल बन जाएगा, मदीना मुनव्वरा बन जाएगा। और वही शहर जहाँ लोग आके बीमार हो जाते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद, वहाँ कदम रंजा फरमाने के बाद, जब मेरे आका ने उस फ़िज़ा में सांस लिया तो रब्बुल आलमीन ने उस ज़मीन को खाके शिफा बना दिया और उसके माहौल को सेहतमंद बना दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए आकर जहाँ आज मस्जिद कुबा है, वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर रुके थे और वहाँ आपने क़याम फरमाया था। और वहाँ क़याम फरमाने के बाद, आराम फरमाने के बाद, और वहाँ पहली इस्लामी मस्जिद, पहली मस्जिद के क़याम के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हुए। और जब आप वहाँ से रवाना हुए तो मदीना से आगे नजरान का नज्जार एक इलाका था, वहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुँचे तो वहाँ पर उन इलाके वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल की तैयारी की हुई थी और छोटी छोटी बच्चियाँ जो थी वो दफ़ लेके वहाँ मुंतज़िर थी। उनके साथ बड़ी औरतें भी थी, मर्द भी थे, बूढ़े भी थे, वो भी वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पहुँचे तो उन बच्चियों ने दफ़ पर पढ़ा, ताला अल बद्रो अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्रो अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर इस्तकबाल किया गया। यहाँ ये भी बात ज़हन में रखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी भी इसी रबीउल अव्वल में हुई और मदीना मुनव्वरा आपका जो इस्तकबाल हुआ, आपकी तशरीफ़ आवरी हुई, आपकी आमद हुई, वो भी इसी महीना में, यानी इसी रबीउल अव्वल के महीना में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन बच्चियों के वालिहाना इस्तकबाल को देखा, उनकी मोहब्बत व वारफ्तगी को देखा और लोगों के इजहार अकीदत को देखा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर करम फरमाते हुए ऐलान फरमाया कि मैं यहीं पर कुछ दिन ठहरूँगा। मुझे पता है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी जो मेरे मेज़बान बनने वाले हैं वो शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और अहले मदीना भी मेरा शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन इनके इस्तकबाल की वजह से मैं कुछ दिन यहाँ ठहरूँगा। कुर्बान जाऊँ, सदके जाऊँ अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी लुत्फ़ पर, उनके करम पर, उनके इनायत पर, उनके रहमत पर कि अच्छा इस्तकबाल करना और हज़रत सल्लम से भरपूर अकीदत का इजहार करना, ये इतना पसंद आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप उनके मेहमान बने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयारी कीजिए, अपने जहन को तैयार कीजिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के इस्तकबाल के लिए, अपने किरदार को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना में ढाल कर हजूर का इस्तकबाल कीजिए, अपनी आदात को बदल कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इस्तकबाल कीजिए, अपने रवैयों को बेहतर करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए माहौल बनाइए। और ये रबीउल अव्वल ऐसा रबीउल अव्वल साबित हो
बिलखुसूस हमारे नौजवानों के लिए, बिलउमूम पूरे पाकिस्तानियों के लिए कि जब ये पाकिस्तान से ये रबीउल अव्वल रुखसत हो तो पाकिस्तान में रहने वाले लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और उसवा हसना पर अमल करने वाले बन जाएं। मेरे कहने का मकसद ये है कि हम लोग रबीउल अव्वल में खूब तस्करा कर रहे हैं, खूब चर्चे कर रहे हैं, हजूर की सीरत को बयान कर रहे हैं, हजूर की सूरत को बयान कर रहे हैं, हजूर के हिजरत को बयान कर रहे हैं, हजूर की तशरीफ़ आवरी को बयान कर रहे हैं, हजूर की विलादत को बयान कर रहे हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र को बर्दाश्त कर रहे हैं, आपकी इस्तिकामत को बर्दाश्त कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, आपकी इबादत और रियाजत को बयान कर रहे हैं। इन सब बातों के बयान करने का मकसद तब हासिल होगा कि जब हम इन पर अमल पैरा हो जाएंगे। इसलिए कि सिर्फ बातों से ना फ़र्द की ज़िंदगी बदलती है, ना बातों से कौमों की ज़िंदगी बदलती है। आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप नज़र तवज्जो हासिल करना चाहते हैं और रब को राज़ी करना चाहते हैं तो फिर इस रबीउल अव्वल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल इस अंदाज़ में कीजिए कि हमारे किरदार में, हमारी शख्सियत में, हमारे ज़हनों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार समो जाए। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि इस्लामी माशरे की जब भी हम बात करते हैं तो रियासत मदीना हमारे पास एक बेहतरीन मिसाल है। ये बताइएगा कि किसी भी इस्लामी माशरे की तश्कील के लिए किन बुनियादों पर गौर करना चाहिए और कौन से पहलुओं का जिक्र करना ज़रूरी होगा? बड़ा अच्छा सवाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ चंद दिन क़याम फरमाने के बाद मदीना पहुँचे और जब आप मदीना पहुँचे तो मदीना पहुँचते ही हर शख्स की ये ख्वाहिश थी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ़ लाएं, मगर अल्लाह ताला ने नबी वसल्लम से फ़रमाया कि प्यारे आप अपनी ऊँटनी की जो लगाम है उसे छोड़ दें, ये जिस जगह जाके बैठेगी आप वहीं मेहमान होंगे। तो वो ऊँटनी चलते 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 हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के सामने बैठी और आप अबू अय्यूब अंसारी के घर में मेहमान रहे। अब यहाँ पर हम रियासत मदीना पर बात करने से पहले यहाँ पर एक बात बड़ी मोहब्बत और इश्क वाली है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इन बातों का मकसद ये कि हमारे दिल में ईमान की शम्मा ज़्यादा से ज़्यादा रोशन हो और दूसरों को रोशनी दे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में दो पोर्शन थे, एक ज़मीन पर था, एक पहला पोर्शन था ऊपर छत के ऊपर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं नीचे ठहरूंगा क्योंकि लोगों ने मिलने के लिए मुझे आना होता है, तो घर को क्रॉस करके वो ऊपर जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। मगर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश थी कि आका आपके लिए हमने ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए सजा रखा है, लेकिन मेरे आका के हुक्म के सामने, ख्वाहिश के सामने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी खामोश हो गए। ये बड़ा अहम वाक़या है और बहुत कम लोगों को इसकी खबर है। जब पहला रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आराम फरमाए तो ऊपर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी और आपकी अहलिया थी। अब वो सारी रात कभी नीचे देखते कि हजूर कहाँ बैठे हुए हैं, हजूर कहाँ आराम फरमा रहे हैं। जिस जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आराम फरमा रहे होते थे, बैठे होते थे, वो उस जगह को छोड़ के उस कमरे के किनारों में बैठते थे और उस कमरों के किनारों और दीवारों के साथ जाके सोते थे। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोएं और बैठें और बिल्कुल उसके नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हों या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हों। एक रात उन दोनों ने इस तरह जाग के गुजारी। अगले दिन हाथ जोड़े, उनका अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सारी रात डरते रहे हैं कहीं खुदा न खास्ता बिला इरादा हमसे कोई गलती ना हो जाए जो अल्लाह को पसंद ना हो और हमारी गिरफ्त ना हो जाए माअज़ल्लाह। तो आप खुदा के लिए आप ऊपर तशरीफ़ ले जाइए, इसलिए कि आप नीचे होते हैं और हम ऊपर होते हैं। हम सारी रात ये इसी कश्मकश में होते हैं कहीं हमारा पाँव हम उस जगह पर ना बैठ जाएं, उस जगह कदम ना रख दें जहाँ हजूर सल्लम नीचे आराम फरमाएं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर तशरीफ़ ले गए। जब आप वहाँ गए तो सबसे पहला जो मसला था रियासत मदीना का, जो क़याम की जद्दोजहद शुरू हुई वो तो मदीना के ऐलान नबुव्वत से शुरू हो गई थी। फिर 13 साल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ किया मक्का में वो रियासत मदीना के क़याम के लिए था, क्योंकि रियासत कायम नहीं हो सकती जब तक के लिए अफराद की तरबियत ना हो, जब तक कि अशख़ास की तरबियत ना हो, जब तक कि ख़ानदानों की तरबियत ना हो। अफराद से ख़ानदान बनते हैं, ख़ानदान इकट्ठे हों तो माशरा बनता है, माशरा जो है उससे रियासत तश्कील देती है। जब आप मक्का मदीना में पहुँचे तो सबसे पहला जो मसला था कि जो आपके साथ मुहाजिरीन थे उनको आबादकारी का मसला था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले उनकी आबादकारी का मामले को हल किया और मदीना में अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान मुआख़ात कायम की।
मैं आज पाकिस्तान के हुक्मरानों को, आवाम को, बाकी बाशिंदगान को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर हम पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं और पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को कुरानी रियासत बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि हम पाकिस्तानी एक दूसरे के साथ अपने दिलों को खोलें, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करें, एक दूसरे के साथ प्यार करें। और उसका तरीका ये है कि हम अखलाक अपना बेहतर करें, महंगाई को ख़त्म करें, मिलावट को ख़त्म करें, रिश्वत को ख़त्म करें। यानी हमारी आपस में मुआखात कायम होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं, और हम में अवाम भी है और हुक्मरान भी हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल। हम में जब बात की जाती है तो उसमें हुक्मरान भी हैं और हम आम आवाम भी है। बहुत शुक्रिया, अल्लामा शफ़ात रसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत खूबसूरत तरीके से हिजरत का सफ़र हम लोगों ने आज जाना और कल यहीं से आगे बढ़ाएंगे अपने टॉपिक को और मदीना की रियासत के क़याम के ऊपर जिक्र करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी वासिल शाहिद साहब। सो वासिल भाई, आज किस नाम का इंतखाब किया है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक के ज़ाती नामों के बाद आज सिफ़ाती नाम, और उनमें सबसे पहले हामिदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिखने की कोशिश की है। देखिए, ये जो काम हम कर रहे हैं ख़त सुलूस में कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए बड़ा सब्र चाहिए होता है। और अभी जैसे रामा साहब कह रहे थे कि हमें अपने जो मुआशरा है इसका अखलाकी वजूद की बहाली के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए, और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए बड़ी मददगार है। अब वहाँ से जो हमें फ़नून और सकाफ़त मिलते हैं वो भी समाज साजी के लिए बहुत अहम होते हैं। जैसा कि ख़ताती हैं, ये अगर आप देखें तो तुर्क मुआशरे में और ईरानी मुआशरे में वहाँ भी बहुत बाकायदगी के साथ बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि इससे डिसिप्लिन पैदा होता है इंसान की सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में नहीं बल्कि उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ साथ उसकी नफ्सियात में नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है, उसके जज्बात में ठहराव पैदा होता है। और जितने भी अखलाकियात ना, उसकी असल जो जड़ है वो है जज्बात और नफ्सियात है। अगर ये इनकी सही मानों में तरबियत हो जाए तो इंसान, फ़र्द और मुआशरा सबकी बेहतरीन तरबियत हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ तालीमात ही नहीं बल्कि फ़नून और सकाफ़त भी हमारी तरबियत के बहुत मुआवन है। बेशक बेशक। दुनिया के तमाम अल्फाज जो हैं वो कुर्बान नस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत खूबसूरत तरीके से आपने सोने के वर्क का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपके फ़न को सलामत रखे। ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम के आखिर में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत हासिल कर रहे हैं उसैद आलम। कल तक के लिए मुझे सुबह पाकिस्तान की टीम को रुशना को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल, और आइए चलते हैं, सुनते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाख्वानी उसैद आलम से। जी रसूले अमी खातमुल मुरसलीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बसिद को यकीन है अकीदा ये अपना, बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से
खुद सजाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ए रसूले अमी। सिदरातुल मुंतहा राह गुज़र में तेरी, काबा कौसैन गर्दे सफ़र में तेरी, सिदरातुल मुंतहा राह गुज़र में तेरी, काबा कौसैन गर्दे सफ़र में तेरी। तू है हक के करी, हक है तेरे करी, तू है रब के करी, रब है तेरे करी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई